नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हमें एक बहुत दुखद घटना देखने को मिली, जिस घटना के दौरान एक सत्संग कार्यक्रम में कुछ जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उन लोगों के बीच भगदड़ हुई और इस भगदड़ में तकरीबन 120 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई लोग घायल भी हुए हैं। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम बेसिकली ये जो भगदड़ होती हैं, भगदड़ की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं के पीछे के कारण क्या हैं, इन घटनाओं के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या रहते हैं, फिजिकल रीजन क्या हो सकते हैं, इसके अलावा जो मौतें होती हैं उनके कारण क्या होते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो एक बार हम खबर पे बात करेंगे, खबर के बाद भगदड़ के कारणों को समझेंगे, इसके बाद जो मौतें होती हैं उन मौतों के क्या कारण रहते हैं और भगदड़ को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। फिर अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न हमारा प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे डाइवर्सिटी विविध विविध सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए बेसिकली शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार खबर को देख लिया जाए। तो खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक धार्मिक सभा के दौरान हमें भगदड़ की घटना देखने को मिली, जिस घटना के दौरान 120 से ज़्यादा लोगों की मौत का जो आंकड़ा है वो अभी तक देखने को मिल रहा है और इसमें से भी तकरीबन जो महिलाएं हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। इसमें एक पुरुष की मौत हुई है, 7 बच्चों की मौत हुई है और जो शेष लोग हैं वो महिलाएं थीं। तो महिलाओं की सबसे ज़्यादा मौत, यहाँ पर महिलाओं का आंकड़ा आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। 200 से ज़्यादा लोग अभी पूरे कार्यक्रम की वजह से घायल भी हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस कार्यक्रम में ये घटना हुई है, जैसा कि एफआईआर में लिखा है कि जिस कार्यक्रम में ये घटना हुई है उस कार्यक्रम में तकरीबन 2.5 लाख लोग मौजूद थे। 2.5 लाख लोग उस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां पर सुरक्षा के प्रबंध सही ढंग से नहीं किए गए थे, लोगों को मैनेज करने के प्रबंध सही ढंग से नहीं किए गए थे। जैसा कि प्रोग्राम के एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि वहां पर तकरीबन 80,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा तकरीबन 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए, जिसकी वजह से सुरक्षा के जो प्रबंध थे वो असफल साबित हुए। अब इसके अलावा ये पहली बार नहीं है कि जब किसी धार्मिक सभा में भगदड़ में जो है इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। एक 2013 में अध्ययन प्रकाशित हुआ था, एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिस स्टडी में बताया गया था कि भारत में 1954 से 2012 के बीच में जो भी भगदड़ हुई है, भगदड़ की जो भी घटनाएं हुई हैं, उसमें से तकरीबन 79% जो घटनाएं हैं वो धार्मिक सामूहिक कार्यक्रमों में हुई, वो रिलीजियस इवेंट्स में हमें देखने को मिली थी। अब एक बार भगदड़ को भी आप परिभाषित कर लें कि भगदड़ होती क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप। तो भगदड़ को आप कह सकते हैं कि ये भीड़ का जो है एक आवेगपूर्ण सामूहिक व्यवहार है। क्या है? एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है। भीड़ का एक कलेक्टिव बिहेवियर है जहां पर लोग बहुत आवेग में जो है निर्णय लेते हैं और इस कलेक्टिव बिहेवियर की वजह से लोगों को चोट भी आ सकती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने कुछ ओवरऑल कुछ शुरुआती पॉइंट्स को समझने की कोशिश की। अब एक बार हम भगदड़ के कारण क्या होते हैं, किस तरह के कारण हो सकते हैं, उनका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। तो कारण आपको 2 तरह के कारण मिल सकते हैं। पहला हो सकता है आपकी मनोवैज्ञानिक कारण और फिर कुछ फिजिकल कारण हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों की अगर आप बात करें तो भगदड़ जो है लगभग हमेशा सामूहिक समारोह के दौरान ही आपको देखने को मिलती है, यानी कि अक्सर भगदड़ आपको वहीं पर देखने को मिलती है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ समूह में मौजूद होते हैं। अब ये जो समूह है, ये जो पूरी गैदरिंग है, ये गैदरिंग 2 तरह की हो सकती है। ये गैदरिंग आपका ऑटोमेटिक गैदरिंग हो सकती है। ऑटोमेटिक गैदरिंग यानी कि आपने देखा होगा कि अगर आप मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर अगर बहुत भीड़ लगती है तो वो ऑटोमेटिकली लगी है, तो उसको आप कहते हैं स्वतः स्फूर्त सभाएं। और दूसरी तरह की भीड़ जो होती है वो आपका नियोजित सभाएं, प्लान्ड ग्रुप्स हो सकते हैं, प्लान्ड गैदरिंग्स हो सकती हैं। इसमें जैसा कि जो रिसेंटली सत्संग हो रहा था हाथरस में, उसको आप शामिल कर सकते हैं। तो आपकी सभाएं 2 तरह की हो सकती हैं, पहला अनप्लान्ड और दूसरा प्लान्ड सभाएं, तो अनियोजित और नियोजित सभाएं। अब अगर आप मनोविज्ञान की मानेंगे तो एक बहुत मनोवैज्ञानिक रहे हैं अलेक्जेंडर मिंटज, जिन्होंने हमारा जो सामूहिक व्यवहार होता है इस तरह की सिचुएशन में उसका अध्ययन किया है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है कि घबराहट पैदा करने वाली स्थितियों में सफलता के लिए सहयोगात्मक व्यवहार आवश्यक होता है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पर लोगों में डर पैदा होता है
उस सिचुएशन से निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करें, कोऑर्डिनेट करें। लेकिन ये सहयोग जो है, ये सहयोग बेसिकली लोग तब करते हैं जब ये व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होता है, यानी कि जब लोग सहयोग करते हैं तो ये उनके लिए फायदेमंद साबित होता है। लेकिन जिस टाइम एक बार भी अगर एक व्यक्ति भी सहयोग के इस पैटर्न को तोड़ देता है, तो फिर सहयोग करना जो है किसी भी व्यक्ति के लिए उसके अगेंस्ट जा सकता है। इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझिए। थोड़ा सा यहाँ पर मनोवैज्ञानिक चीज की बात की गई, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए एक थिएटर है और थिएटर में अचानक से बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वहां पर भगदड़ होने लगती है। अब आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले आप इस थ्योरी की मानेंगे, जो थ्योरी आपका यहाँ पर अलेक्जेंडर मिंटेज ने दी है। वो थ्योरी ये कहती है कि वहां पर उस भगदड़ की सिचुएशन में लोगों के लिए सहयोग करना उनके पक्ष में है, यानी कि अगर वो सहयोग करेंगे, कॉपरेट करेंगे, तो फिर उनकी जान बच जाएगी, किसी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी। और अगर सहयोग नहीं करेंगे तो जान जाएगी। लेकिन अब आप सोच करके देखिए कि उसमें से अगर एक व्यक्ति भी उस पैटर्न को तोड़ देता है, तब क्या होगा? तब फिर असहयोग का एक पूरी चेन शुरू होगी, सभी लोग असहयोग करने लग जाएंगे। अब अगर सभी लोग असहयोग करने लग जाएंगे तो फिर सहयोग करना आपके पक्ष में नहीं है। फिर हमारा मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर सभी लोग असहयोग कर रहे हैं तो फिर असहयोग केवल मेरे सहयोग करने से कुछ नहीं होगा, तो फिर आप भी उस असहयोग में शामिल हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये जो असहयोग है ये बढ़ता जाएगा और ये आपका भगदड़ का रूप ले सकता है। तो यहीं पर बेसिकली ये मनोविज्ञान की जो धारणा है वो काम करते हैं। तो मूवी थिएटर के एग्जाम्पल से हमने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक धारणा क्या कहती है। फिजिकल रीजंस की अगर आप बात करें, डिजाइन संबंधी कारण अगर आप देखें, तो इसको लेकर के भी रिसर्च की गई है कि किस वजह से किसी स्पेस में हमें भगदड़ देखने को मिलता है। तो अक्सर जो भगदड़ की घटनाएं हैं वो वहां पर देखने को मिलती हैं जहां पर आपका रोशनी कम होती है, यानी कि जहां पर जो है लाइट कम होती है, या फिर भीड़ के प्रवाह को अलग अलग भीड़ में विभाजित करने की व्यवस्था नहीं होती है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप मंदिरों में जाएंगे या फिर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां पर जो है आपकी चलने का रास्ता पहले से डिसाइड होता है। तो रस्सियां लगी होती हैं रास्ते में। ये रस्सियां इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि लोगों को जो है कंट्रोल किया जा सके, उनको डिसिप्लिन में रखा जा सके। और जब लोग डिसिप्लिन में रहते हैं तो फिर भगदड़ की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर उनके सामने एक जगह मौजूद है जहां से वो निकल सकते हैं। तो भीड़ के प्रवाह को भी, यानी कि भीड़ का जो फ्लो है उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इमारत में जो निकास है, जो एग्जिट है, अगर वो एग्जिट ब्लॉक है तो ये भी बड़ा चैलेंज आता है भीड़ को मैनेज करने का। वहां पर आपको जो है लोगों की जान ज्यादा जाती हुई नजर आ सकती है। या फिर जो निकासी मार्ग है, यानी कि जो एग्जिट गेट है, उसका डिजाइन खराब है। अब आपने बड़े बड़े होटल्स में देखा होगा कि वहां पर आपको कुछ इस तरह के दरवाजे, घूमने वाले दरवाजे मिलेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली आप जो है वो घूमते रहते हैं और फिर आप जाते हैं, फिर उसमें आप क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन इस तरह का जो डिजाइन है वो भीड़ के लिहाज से बेहतर नहीं होता है। वो एस्थेटिक के लिहाज से बेहतर हो सकता है, वो देखने के लिहाज से, वो जो है दूसरों को दिखाने के लिहाज से बेहतर हो सकता है, लेकिन वो भीड़ को मैनेज करने और भगदड़ को रोकने के लिहाज से बेहतर नहीं है। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन अगर पैदा होती है तो लोग जो है डिजाइन की तरफ नहीं जाएंगे, लोगों को एक रास्ता चाहिए जहां से वो गुजर सकें। क्योंकि इस तरह के जो डिजाइन होते हैं, वो जो घूमने वाले दरवाजे होते हैं, वहां अगर आप बहुत शांति से चल रहे हैं, आपके आसपास बहुत पीस है, तो फिर आसानी से आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर बहुत भीड़ है तो भीड़ के मामले में उस दरवाजे से क्रॉस करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो दरवाजे का डिजाइन कैसा है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। और आग का खतरा, कई बार आग का खतरा भी यहाँ पर लोगों के सामने भगदड़ को पैदा कर सकता है। तो ये कुछ कारण हुए, कुछ फिजिकल कारण है, और जो आपके साइकोलॉजिकल कारण है उन पर हमने पहले ही बात कर ली है। अब एक बार देखा जाए कि भीड़ के दौरान मौत किस वजह से होती है, मौत के कारण क्या रहते हैं। तो जो सबसे सामान्य कारण है वो है, इस दौरान मौतों का जो अधिकांश कारण है वो श्वासावरोध के कारण होता है। श्वासावरोध यानी कि दम घुटने के कारण होता है। इस दौरान हमारा जो श्वसन तंत्र है, यानी कि हमारी जो सांस लेने वाली प्रणाली है, वो श्वसन तंत्र पूरी तरह से या तो आंशिक तरीके से या कंप्लीटली बंद हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी मौत हो जाती है। क्योंकि जो है सांस लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से अगर हमारा ये जो तंत्र है ये बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो हमारी मौत हो सकती है। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला बल जो है, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र को रोकने वाला जो बल है, वो बल न केवल आपको बड़ी भीड़ में मिलेगा, बल्कि अगर आप रिसर्च ये बताती है कि छोटी भीड़ में भी इतनी पावर होती है, 7 से 8 लोगों की भीड़ में भी इतनी पावर है कि वो किसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति पर इतना बल लगा सकते हैं कि उसकी मौत हो जाए। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती है। दूसरे कारण की अगर आप बात करें मौत के,
तो एक कारण आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हृदय के एक हिस्से में जो रक्त का प्रवाह है यानी कि जो ब्लड फ्लो है वो या तो आंशिक रूप से रुक जाता है या पूरी तरह से रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक देखने को मिलता है। इसके अलावा आंतरिक जो हमारे अंग है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर उनको कुचल दिया जाता है, अगर उन पर जो है लोग अपने पैर रख करके निकलते हैं तो भी इसकी वजह से मौत हो जाती है। सिर पर चोट लगने की वजह से, गर्दन पर दबाव की वजह से भी मौत हो सकती है। उपाय क्या क्या है? उपायों की अगर आप बात करें तो इस पर रिसर्च हुई है। रिसर्च कुछ उपाय सुझाती है, जैसे जो निश्चित स्थान है वहां पर क्षमता से ज्यादा लोगों के प्रवेश को रोकना चाहिए, यानी कि एक स्थान में जितने लोगों की कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग वहां पर नहीं आने चाहिए। जैसे कि जो मौजूदा कार्यक्रम है वहां 80,000 लोगों की कैपेसिटी थी और मौजूद कितने थे वहां पर 2.5 लाख लोग मौजूद थे। तो इस वजह से हमें ये घटना यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी सतर्कता, उनका विजिलेंस, उनकी निगरानी और वास्तविक समय निवारक हस्तक्षेप यानी कि रियल टाइम इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई रिसर्च ये बताती हैं कि जो भीड़ है उसकी लाइव निगरानी की जानी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा निगरानी और चेतावनी के लिए पूर्व निर्धारित भूमिका भी होनी चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति ऐसा नियुक्त होना चाहिए हर कार्यक्रम में जो व्यक्ति हमेशा भीड़ पर नजर रख सके, और अगर भीड़ में कोई बिल्डअप पैदा हो रहा है, अगर भीड़ में किसी तरह की उलझन पैदा हो रही है, समस्या पैदा हो रही है या फिर मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो तुरंत जो है उसमें सुधार कर सके और उसको लेकर के चेतावनी जारी कर सके। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनके बीच में भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, और जो आपके जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके और ऑर्गेनाइजर्स के बीच में भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपके उपाय हुए जिन उपायों पर हमने बात की। अब अंत में एक प्रश्न की बात की जाए। प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जो है दे सकते हैं। प्रश्न आप देखें, प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भगदड़ का एक कारण हो सकता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोशनी की कमी, ऑप्शन बी इमारतों में निकास अवरुद्ध, ऑप्शन सी निकासी मार्ग का खराब डिजाइन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपके प्रश्न पत्र में इसको लेकर के कोई भी सवाल आता है तो सवाल को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।